पाकिस्तान के अंदर पीपीपी जो है उसने शो कॉज नोटिस भेजा है जनाब लतीफ खोसा साहब को और उन्होंने कहा पायन व्हाट इज गोइंग ऑन, आप हमारे साथ, आपकी मेंबरशिप है पीपीपी के साथ और आप जो है लड़ाइयां लड़ रहे हो इमरान खान के लिए। तो उन्होंने जनाब इनको शो कॉज नोटिस भेजा है और उन्होंने कहा जी कि आपने वर्क किया है अगेंस्ट द विशेस ऑफ पार्टी लीडरशिप एंड अगेंस्ट द विशेस ऑफ पार्टी पॉलिसी, तो इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये जो साइफर का केस जो इमरान खान साहब का है ये आप कैसे लड़ रहे हो। और उनको कहा गया कि 7 डेज के अंदर आप अपना जवाब डालो और हमें बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कर रही है लाहौर में, जहां पे कि उन्होंने ये जितने रूट गए हैं या रूट गए हैं ये सारे जो पीपीपी के लोग जैसे कि खोसा साहब है और एतजाज एहसन साहब हैं, उनको उन्होंने इन्वाइट किया। उन्होंने कहा जी आओ पायन दसो साढ़े नाल क्यों रुसे और पायन थोड़ी हरकतें ही ऐसी तो उनको बुलाया। अच्छा जी, एक तरफ वो मीटिंग बुलाई है कि भाई आओ हमसे मिलो, बात करो, आप रूठे हुए क्यों हो, और दूसरी तरफ जो है इनको शो कॉज वो नोटिस भेजा है कि बताओ भाई आप इमरान खान का जो है वो क्यों लड़ रहे हो, जबकि वो तो बड़ी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। प्रोफेशनल नहीं, वो कहते हैं इमरान खान बहुत करप्शन में इन्वॉल्व है क्योंकि पीपल्स पार्टी में सारे फरिश्ते बैठे हैं ना, इंक्लूडिंग जरदारी साहब। आपको पता नहीं अगर कोई नून लीग का कोई से डॉक्टर है हाँ, और पीटीआई का मेरा इलाज नहीं कर सकता, पीटीआई का कोई बंदा बीमार हो गया तो कहेगा आप इलाज नहीं कर सकते नहीं, नहीं, वो कॉपीराइट है उनका भाई, उनका कॉपीराइट दैट इज नॉट फेयर। तो ये खोसा साहब ने एक दफा पहले भी उसके टीवी के प्रोग्राम में कहा था आई एम अ लॉयर। ठीक है, मैं पीपल्स पार्टी को पसंद करता था उसके लिए काम, बट दैट डजंट मीन कि मैं अपना प्रोफेशन जो है वो प्रोफेशन तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना आप किसी के लिए। बहरहाल जी उनको कहा है तुमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि इमरान खान के ऊपर बहुत करप्शन के चार्जेस हैं। अच्छा, हाँ, तो तुम उसको क्यों डिफेंड कर, समझ गया। ठीक है जी, ओके। और जनाब 11 इंक्लूडिंग JUIF के लीडर हाफिज हमदुल्ला जो हैं वो एक ब्लास्ट हुआ है बलोचिस्तान के मस्तंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहां पे उसमें ये जख्मी हो गए हैं। तो ये जो वीडियो फुटेज आई है उसमें वो देखा जा रहा है कि हाफिज हमदुल्ला साहब को 2 लोग जो है वो उठा रहे हैं, में जो हैं उनके और भी कुछ लोग काफी जख्मी बुरे तरीके से हुए हैं। ये जो JUIF के स्पोक्स पर्सन है असलम गौरी, उन्होंने कहा हाँ जी ये सब लोग इंजर तो हुए हैं लेकिन इनकी हालत जो है वो स्टेबल है। इन सबको जो है वहां पे जो क्वेटा का में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। ये लोग ट्रैवल कर रहे थे क्वेटा से कलात जब मस्तंग के एरिया के अंदर इनके ऊपर अटैक किया गया था। एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट है लाहौर के अंदर उसने पीटीआई की जो सीनियर लीडर है यास्मीन राशिद उनको फिर से जो है 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पे भेजी है, क्योंकि आज जब उनको हाजिर किया गया कोर्ट में तो उन्होंने कहा जी कि इनका फिजिकल रिमांड जो है वो तो पूरा हो चुका है और कोर्ट ने भी कहा इनका फिजिकल रिमांड नहीं लेंगे, लेकिन जुडिशियल रिमांड इनका और 14 दिन के लिए एक्सटेंड किया जाता है। इनको पकड़ा गया था फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड राइट्स इन May 9। जिनको कहा गया कि आपने अलेजली ऐसी स्पीच की थी जो कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ थी एट लाहौर शेरपाव ब्रिज, और इसलिए जो है आपको ये सजाएं दी जा रही हैं। इनका फिजिकल रिमांड जो था वो पिछला जो 5 दिन का था वो एंड हो गया था ऑन September 9। फिर ATC ने ये ग्रांट किया था पुलिस को कि अब आपका 5 दिन का फिजिकल रिमांड जो है वो अगर ख़त्म हो गया है तो इनका अब जो है वो जुडिशियल रिमांड जो है वो शुरू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसने आज एक लेटर लिखा है ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, और उनको कहा जी कि आप बार बार जो नए लोग जो हैं जिनकी की एफिलिएशन हैं डिफरेंट लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उनको आप अपनी इंडक्ट करते जा रहे हो अपनी कैबिनेट के अंदर, तो ये सही नहीं है। ECP के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल हुसैन साहब जो हैं उन्होंने ये लेटर PM के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद तौकीर हुसैन शाह को लिखा है। उन्होंने कहा कि आपका केयर टेकर सेटअप है और ऑलरेडी बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात पे शोर मचा रही हैं कि एक सर्टन जो आप पॉलिटिकल लेगेसी जो है प्रीवियस गवर्नमेंट की उसको चला रहे हैं और सर्टन लोगों को आप इंडक्ट कर रहे हैं अपनी कैबिनेट में, तो ऐसा ना करें, इसको अवॉइड करें। और इसके अलावा जो आप ट्रांसफर्स भी कर रहे हैं वो भी आप जो है ये ना शो करें कि आपकी पॉलिटिकल एलिजियंस है किसी पार्टी के साथ, बिकॉज यू आर अ सेटअप, यू आर अ इंटरम सेटअप, तो आप अपनी न्यूट्रलिटी जो है उसको अपहोल्ड करें। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं जी उन्होंने अब इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान साहब को कहा है कि जनरल इलेक्शंस जो है वो November 6 को होल्ड करने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो बॉल है वो जुडिशरी के कोर्ट में फेंक दिया है। उन्होंने कहा जी
राजा साहब को लेटर में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48(5) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो एक अपॉइंट करे डेट विद इन नॉट लेटर देन 90 days आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज टू होल्ड जनरल इलेक्शंस, तो उसके मुताबिक जो है 89th डे पास होने के बाद आपके ऊपर जो है इलेक्शन होल्ड करना ज़रूरी है। लेकिन इस सिलसिले में मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी कहता हूं कि वो आपको गाइडेंस दे। तो ईसीपी को उन्होंने कहा जी कि आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन आपको अब इलेक्शंस नवंबर 6, 2023 को कराने ही चाहिए है। पाया ना, वो नहीं कराएंगे तो अब आप क्या करेंगे? वो मान ही नहीं रहे, ना कॉन्स्टिट्यूशन ना लॉ, कुछ मान ही नहीं रहे। मैंने तो आपको कहा ना पाकिस्तान अब बनाना रिपब्लिक नहीं मैंगो रिपब्लिक है, तो पाया ना ये फिर। अच्छा जनाब, केयर टेकर सिंध चीफ मिनिस्टर जो हैं रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर साहब, आज उन्होंने ऑर्डर दिया है अथॉरिटीज़ को कि फ़ौरन कच्चा का एरिया जो है कराची में, उसको फ़ौरन वहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं उनको बंद कर दिया जाए। और उन्होंने कहा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि यहाँ पे जो बैंडिट्स हैं जिन्होंने कि लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है उसको फ़ौरन आप जो है वो ढूंढें। और इसके अलावा उन्होंने सिंध के जो केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स हैं मोहम्मद उमर सोमरो को, उन्होंने कहा है कि जो भी कोई पॉलिटिशियन और फ्यूडल लॉर्ड्स इनको डेकॉइट्स जो हैं, ये जो डाकू हैं, इनको जो उनकी छतर छाया में पल रहे हैं उनको फ़ौरन पकड़ा जाए और जो है उनको सजाएं दी जाएं। ये तमाम बातें आज की जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी वहाँ पे उसमें सामने आई, जब उनको बताया गया कि 218 पीपल वर एबडक्टेड सो फार, 207 जो हैं उनको रेस्क्यू करवाया गया। आईजी सिंध जो थे वो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। उन्होंने कहा जी कि 11 जो इससे पहले पकड़े थे उसमें से 7 जो थे लड़काना से थे, 3 शहीद बेनज़ीराबाद से थे, 1 सखर से था। और ये जो कच्चा का इलाका है जिसको रवीन एरिया भी कहते हैं, वो कहते हैं जी कि वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो है 0.4 मिलियन लोगों की है और इसके अंदर 238 विलेजेस हैं, 8 पुलिस स्टेशंस हैं, 20 चेक पोस्ट हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि यहाँ पे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आओ और जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनको हटाओ। इसके अलावा उन्होंने कहा जी गोटकी खंडकोट ब्रिज जो है उसको फ़ौरन खोला जाए और जो ड्रग माफिया उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए इन कोलैबोरेशन विद एंटी नारकोटिक्स फोर्स। और उन्होंने कहा जी कि लोगों के अंदर ऐसा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए कि अगर वो अपना मोबाइल लेके फिर रहे हैं तो उसको छिन जाने का उनको डर नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में तो जनाब कुछ अजीब ही मामलात हैं और ये जो आज की स्टोरी है ये तो एक्चुअली आपको चिल्स दे सकती है, क्योंकि एक औरत या एक बच्ची सबसे ज़्यादा अपने आप को महसूस किधर सेफ करती है? अपने बाप के साथ, भाई के साथ भी, लेकिन लेस भाई के साथ। बाप के साथ तो बाप ही होता है ना, तो बाप के साथ। अच्छा जी, बक्सर का जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसमें एक आदमी जो है कॉन्स्टेंटली अपनी 2 माइनर बेटियों को, जिनकी की उम्र 14 और 16 अब है, उनको बहुत अरसे से रेप करता था कॉन्स्टेंटली, इसलिए कि उसके घर में जो है बेटा नहीं पैदा हो रहा था। और अचानक उसकी मुलाकात जो है एक तांत्रिक से हो गई, ये जो पीर फकीर होते हैं उनसे। तांत्रिक साहब जो कि अजय कुमार साहब हैं, उन्होंने इनको तांत्रिक साहब ने कहा कि भाई आप अपनी अंडर एज बच्चियों के साथ सेक्स करोगे, सेक्सुअल एक्ट करोगे तो फिर तुम्हारे घर बेटा पैदा होगा। लेकिन जुल्म तो यह है कि उसके घर बेटा होने के बावजूद भी वो अपनी बेटियों के साथ गलत काम करता रहा और बल्कि उनको होटल्स में जा जाके जो है वो बेचता रहा। इसकी जब शिकायत जो है आसपास के हमसायों ने की तो अथॉरिटीज़ ने इसके ऊपर जो है फिर नोटिस लिया और ना सिर्फ ये जो इनका बाप लड़कियों का, बच्चियों का, अनफॉर्चुनेट बच्चियों का बाप विनोद था उसको पकड़ा, बल्कि वो जो तांत्रिक थे अजय कुमार साहब पकड़ा। और फिर पता चला कि बच्चियों की माँ और उनकी फूफी भी इसमें शामिल थी और बाप का साथ दे रही थी। मतलब कैन यू इमेजिन। बहरहाल जी अब उनको पकड़ा है और उनको जो है वो सजाएं दी जा रही हैं। इंडिया ब्लॉक जो है हिंदुस्तान के अंदर, आपको पता ही है कि 28 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अलायंस है अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। उन्होंने अब कहा है कि जब हमारी इलेक्शन ट्रेल पे हम जाएंगे तो 14 टीवी न्यूज एंकर्स जो कि बहुत ही गोदी मीडिया के अंदर आते हैं अलेजली, उनको बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो हमारे इवेंट्स जो हैं कवर करेंगे। अब जब ये बात सामने आई तो बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब जो हैं वो तो बड़े भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये जो अलायंस है इंडिया, इसकी ये इमरजेंसी ईरा माइंडसेट शो करती है। और आज उन्होंने बहुत ज्यादा बैश किया इंडिया अलायंस को। उन्होंने कहा जी कि ये संतनन संस्कृति जो है
उसको जो है खराब कर रहे हैं और बुलिंग करते हैं मीडिया की, और वो कहते हैं जी कि ये तो कांग्रेस का पुराना ही तरीका है। पंडित नेहरू जो थे उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका और जो लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे उनको अरेस्ट करवाया। इंदिरा गांधी जी को तो वो कहते हैं जी इस चीज में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी को कर्ब किया था और मीडिया के ऊपर कर्ब्स लगाए थे और फिर हॉरिफिक इमरजेंसी नाफिज की थी। राजीव गांधी जी जो थे उन्होंने तो मीडिया को स्टेट के अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गए थे। सोनिया गांधी जी जो है उनकी जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने तो कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को ही बैन करने की कोशिश की क्योंकि कांग्रेस को उनके व्यूज अच्छे नहीं लगते थे। तो नड्डा साहब तुसी भी यही कर रहे हो तुसी केड़ा कोई डिफरेंट काम कर रहे हो? तुहाडे ते कांग्रेस के जमाने में तो ये वर्ड आया ही नहीं था गोदी मीडिया। आपके जमाने में गोदी मीडिया है कि आपकी गोदी में जाके लोग बैठ गए हैं और बोलते नहीं, आपको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। आपके जो इंटरव्यूज होते हैं मोदी जी उसमें लोग आपको आके सवाल करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया क्वेश्चन किया जा रहा है, मोदी जी आप थकते नहीं हो, इतना काम करते हो ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो पाया ना आपको भी, तो फिर क्या देखें मोदी जी नाराज ना होए, बात सुने है जी। तो नड्डा साहब जो हैं, लेकिन बहरहाल आपका कसूर नहीं है, तो नड्डा साहब ने बातें की, हम तो नड्डा साहब से लड़ रहे हैं जी। नड्डा साहब की हो गया था। अच्छा जनाब, करण जौहर साहब जो हैं वो आजकल यहाँ पे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आए हुए हैं अपनी एक्शन थ्रिलर किल जो है उसको प्रमोट करने के लिए। तो यहां पे जब आए तो लोगों ने कहा जी कि धर्मा प्रोडक्शंस के बारे में तो कहा जाता है कि बड़े बस आप अमीर अमीर लोगों के ऊपर फिल्में बनाते हो, अमीरों की फिल्में बनाते हो, बड़ी बड़ी फैमिलियां, बड़े ग्लैमरस किस्म की चीजें आप फिल्मों में पेश करते हो। तो इसके बारे में आप क्या राय है? कहते हैं हाँ जी इसलिए क्योंकि मेरा नाम जो है करण कश्यप नहीं है, मेरा नाम करण जौहर है, लेकिन मैं इसी चीज को ये हटाना चाहता हूं, ये जो मेरे पे टैग और परसेप्शन लगा दिया, इट इज एब्सोल्युटली जो है रिडिकुलस है। अच्छा अगर आपको पता हो कि वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, आपको पता है कि हिंदुस्तान के एक और बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं अनुराग कश्यप, और वो जो है रियलिटी के ऊपर फिल्में बनाते हैं। आपने उनकी फिल्में जरूर देखी होंगी, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे, देव डे और गैंग्स ऑफ वसेपुर और अगली। तो वो बहुत ही यानी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई फिल्में बनाते हैं। तो वाकई करण जौहर साहब तो बस अपनी कोई दुनिया में, कोई वो मैनहट्टन टाइप की फिल्में बनाते हैं, जो इंडिया का क्राउड जो वहाँ पे फिरता है उस पर। बहरहाल ये कहते हैं जी नहीं ये परसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। फाइना जी असी ते थोड़ियां सारियां फिल्में ऐसियां ही देखें करण जौहर साहब, व्हाट इज दिस। और जनाब जस्टिन वीवर और हेली बॉल्डविन जो हैं आज अपनी 5th वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, और उसके ऊपर हाय हाय क्या प्यारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे हेली बॉल्डविन के लिए इन्होंने जस्टिन बीवर ने डाले। उन्होंने कहा जी यू हैव कैप्टिवेटेड माय हार्ट, I know from the depths of my soul down to my bones the journey to exceed it is a journey to exceed our wildest expectations, so I'm letting you know, let's dream big baby I love you with every fabric of my being। बड़ी प्यारी है ये मुंडे, लेकिन गोरिया विच ही होंदे ये पाकिस्तान में जिस तरह के मुंडे क्यों नहीं पैदा होंदे भाई, जो इस तरह कहते हैं लेट्स ड्रीम बिग बेबी व्हाट इज दिस माजिद भाई, व्हाट इज दिस तो ये जनाब बड़ी प्यारी इन्होंने बात। चक्कर ये होता है कि वहाँ पर जब कहते हैं ना लड़की को कि लेट्स ड्रीम बिग बेबी, हाँ तो वो फिर बिग हो जाती है वो तो इसलिए आदमी ने कहना छोड़ दिया कि वो खावा खा के लिए बिग हो जाएगी। तो ये तो कह सकते हैं ना लव यू बेबी ये तक नहीं कह रहे हो, कहते कोई रुखे साढ़े मर्द तो तुम लोगों पे प्यार भी करना नहीं आता ढंग से हैं, व्हाट इज दिस। ये देखो प्यार भी गोरे को ही करना आता है अच्छा जी। अच्छा जनाब आपको पता ही है कि हॉलीवुड के अंदर जो राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका है उसने स्ट्राइक की हुई है फ्रॉम द लास्ट 130 डेज, और उसके ऊपर जो है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अमेरिका जो है फेडरेशन, उसने भी उनको ज्वाइन किया हुआ है। इसमें टीवी एंड रेडियो के आर्टिस्ट, यानी ये जो पूरा है अलायंस सागा एफ्ट्रा, इसने ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा अब इसके ऊपर इनका एतराज क्या है? इनके ऊपर एतराज उनका ये है कि भाई तुम लोग जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाते जा रहे हो वैसे वैसे हमें कट करते जा रहे हो और हमारे पैसे कट करते जा रहे हो। अच्छा ये जो चीज है कहते हैं जी बहुत ही ब्यूटीफुली टॉम क्रूज की जो अभी मिशन इम्पॉसिबल नई वाली आई थी उसने एक्सप्लोर किया था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ह्यूमन सोसाइटी को थ्रेटन कर रही है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको पता ही है कि ईथन हंट जो कि टॉम क्रूज हैं वो एनिमी जो एआई प्रोग्राम है जिसका के नाम एंटिटी है, जो कि एक साइबर वेपन की तरह यूज हो रहा है और सारी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा ये एंटिटी करना चाह रहा है। ये मैनिपुलेट कर रहा है डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके मोबाइल्स को वो दिखाया फिल्म के अंदर,
अंदर वो मैनिपुलेट कर रहा है, ट्रांजिट को कर रहा है, ह्यूमंस को कंट्रोल कर रहा है, तो उसके खिलाफ ये रोग हो जाता है ईथन हंट जो है टॉम क्रूज, और ये फिर उसके खिलाफ लड़ता है और वो कहता है कि ये जो डिजिटल एनवायरनमेंट है इसको हमें खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमंस के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए, ह्यूमंस का ही कब्जा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रहना चाहिए। तो वो कहते हैं जी कि एक तरफ तो हॉलीवुड जो है वो ये इस तरह की फिल्में दिखाता है और अपने ऑडियंसेस को बड़ा वाव करता है कि क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी और क्या चीजें वो इंट्रोड्यूस अपनी फिल्मों के अंदर करते हैं, और दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग जो हैं इसी वाव ये जो फैक्टर आपने फिल्मों में पैदा किया हुआ है उसी के खिलाफ जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कंट्रास्ट, यानी कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जाहिर है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान की ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने फाइनलाइज किए हैं 262 एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर अपकमिंग एशियन गेम्स जो कि होने वाली हैं हैंगजाओ चाइना के अंदर फ्रॉम सितंबर 23। इसके अंदर जो है 137 मेन हैं, 53 विमेन एथलीट्स हैं और 72 टीम एंड कंटिजेंट ऑफिशियल्स हैं। पाकिस्तान जो है 24 स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, पहले 25 में करने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की जो ई स्पोर्ट टीम है उसने विड्रॉ कर लिया है। तो पहले जो थे 280 एथलीट्स थे, अब 262 करेंगे, लेकिन बहरहाल ये उनका वन ऑफ द बिगेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी पाकिस्तान की तरफ से। जो सबसे बड़ा जो स्क्वाड है इसके अंदर वो क्रिकेटर्स का है, 39 उसके अंदर प्लेयर्स हैं, दोनों ही मेंस और विमेंस कंटेस्ट के लिए, और ऑफिशियल्स हैं। फिर एथलेटिक्स नंबर 2 पे है, उसके अंदर 22 प्लेयर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, और उसके बाद फिर जो हॉकी है वो 33rd नंबर पे है जिसमें कि 21 मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट एशिया कप 2023। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का सेमीफाइनल था जिसके के अंदर श्रीलंका जो है 2 विकेट से जीता है। शाहीन शाह अफरीदी ने वैसे तो 2 विकेट्स ली थी कंसेक्यूटिव बॉल्स के ऊपर, लेकिन इन द लास्ट 2 ओवर्स, और रिजवान ने बड़ी हेरोइक साज दिखाई, उसने 86 रन्स बनाए ऑफ 73 बॉल्स। पाकिस्तान ने 252 ऑफ 7 का इनको दिया था, टारगेट दिया था, यानी 253 का। तो जो है लेकिन ये लेकिन ये इसको डिफेंड नहीं कर सके, और श्रीलंका जो है अब फाइनल खेलेगा जो संडे को होने वाला है इंडिया के अगेंस्ट। ये श्रीलंका का एशिया कप का 11th टाइम होगा कि वो फाइनल में जा रहे हैं। इससे पहले श्रीलंका के प्लेयर्स ने भी बड़ा ज़बरदस्त खेलते हुए, मेंडिस ने 91 और समारा विक्रामे ने 48 रन्स बनाए थे। जी क्या कह सकते हैं। और क्या तो मतलब आपकी लीफें कभी जीती हैं? नहीं। कभी आपके नीलेजे जीते हैं? नहीं। तो क्या हो गया जिंदगी में एक बार कोई पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच पाकिस्तान हार गया तो? मैं क्या कह रहा हूं? तो ये ऐसे रो क्यों रहे हैं? मैं तो रोना तो आता है ना। जब नहीं, हमारे साथ मुस्तकिल बेईमानी हो रही है। पिछले 3 दिनों से हमारे नीलेज है, जो ब्लू जेज हैं, वो हार रहे हैं। हार रहे हैं। वो ऐसे भी नहीं हार रहे, वो बुरे तरीके से छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं। हाँ, मगर हम कोई रो रहे हैं? नहीं, रो तो रहे अंदर। और यानी हमारे साथ मुस्तकिल बेईमानी कर रहे हैं। इंडिया को 2 दिन आपने खिलाया, हमें 1 दिन खिलाया है, और वो भी 1 दिन में भी 4 घंटे दिए, 4 घंटे में ये 350 रन बनाओ। ऐसे होता है कोई? ये कितनी बेईमानी है। ऊपर से आज फिर जो मैच हुआ तो बारिशों पे बारिशें आप कर रहे हैं। और बेचारे लड़के जो हैं वो सारा उनका मेकअप आ रहा है मुंह के अंदर, आंखों में जा रहा है सारा। तो वो देना था, वो कैसे खेलेंगे? वो मेकअप सारा खराब हो गया। वो कप्तान ने देना था बॉल अफरीदी को, और उसने पता नहीं हज़रत रजा को दे दिया बॉल के थ्रू करा। वो समझ रहा है कि ये वो है, उनको पहचाने नहीं जा रहे थे, मेकअप सारे खराब हो गए, खराब हुए हैं ना। हाँ, वो तो हमारे उमर शरीफ साहब कह के गए थे कि रात को जब जो है वो अगर बारिश हो जाए तो अपना बच्चा नहीं पहचानता अपनी माँ को, कहता है आंटी डायन मेरी माँ का तो बेचारे मासूम मर्दों से भी तो ये गलती हो सकती है ना। उनको भी पता नहीं चल रहा कि इतना लंबा अफरीदी कौन है। हैं? अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अपने कार जाएंगे। अब वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। बॉलीवुड वगैरह की सैर तो कर ली ना उन्होंने। हाँ, कर ली ना। हाँ जी, बट ठीक है, और क्या चाहिए। हाँ, तो गए थे सैर के लिए। हाँ, कोलंबो। हाँ, कोलंबो में सैर के लिए गए थे। सैर के लिए गए थे, सैर वैर करके जाके अपना नाम ही सिटी का देखो, कोलंबो, यानी कि लंबा पाया साड़िया मुंडिया उन्होंने को। हाँ, नहीं लांबा कोलंबो तो लांबा पा दिया हमारे लड़कों को। व्हाट इज दिस? ये वेन्यू ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ आपको, अब क्या ना। हाँ, बिल्कुल, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है। हाँ, अब क्या ना। अब ये छोटे मोटे टूर्नामेंट, एशिया कप वगैरह में इसमें क्या करना है? रंजीत के मजाक मचाया है, खा के लिए चीजें। डर देना छोटे मोटे मैचों तो बड़ा मैच हो ना, तो वर्ल्ड कप का कोई मैच हो तो फिर उसमें बंदा जो है हारता हुआ भी अच्छा लगता है। ये क्या तुसी मजाक मचा क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस है, आई फिनिश राइट हियर, लग रही ना ये जीते। बाकी की बात है इंशाल्लाह ताला करोगी।